माँ त्रिशा को मार खाते देखकर एक सुंदर नजारे की तरह एंजॉय कर रही थी, जैसे यह उसके लिए कोई सुखद दृश्य हो। तभी अचानक रीमा ने 2 कारों को इस रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकलते देखा। उसने तुरंत पहली कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पहचान लिया। रीमा ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस को चेंज किया और वह चिल्लाई, प्लीज रुक जाओ। वो आगे बढ़ी और उन लड़कियों को खींच लिया जो त्रिशा को मार रही थी। वो त्रिशा के सामने खड़ी हो गई और बोली, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? त्रिशा का स्वभाव शायद बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि वह अंदर से काइंड है। वह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगर तुम लोग इसे इस तरह से धमकाते रहे तो मुझे आप लोगों पर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। ये कहते हुए रीमा बनावटी गुस्से में आ गई थी। रीमा, तुम बहुत अच्छी हो। इसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की है। इसकी तरह की विच के साथ इतने अच्छे से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो। तुमने ऐसा कहने की भी हिम्मत कैसे की? भले ही उसने कुछ बुरा काम किए हो, फिर भी वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रीमा ने तुरंत झुककर चिंतित आवाज से पूछा, त्रिशा, क्या तुम ठीक हो? रीमा ने त्रिशा की मदद करने का नाटक करते हुए उसके कान में फुसफुसाया, त्रिशा, एक डूबता हुआ इंसान कैसा लगता है? मैं वह सब कुछ तुमसे वापस लेने जा रही हूँ जो तुमने मुझसे लिया था। अब से तुम मेरे पैरों के नीचे हमेशा ही कुचली जाओगी। ओह, वैसे क्या तुम सीक्रेटली राहुल से प्यार नहीं करती हो? यह बहुत अच्छा है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने कल रात रायजादा परिवार के साथ डिनर किया। राहुल भी मेरे प्रति काफी काइंड था। उसने डिनर में भी मेरी मदद की और मुझे लगता है कि उसके माता पिता भी मुझे पसंद करते हैं। आह! एक जोरदार थप्पड़ ने रीमा के शब्दों को रोक दिया। त्रिशा के थप्पड़ से रीमा का सर एक तरफ हो गया। उसने अपना जलता हुआ चेहरा पकड़कर अविश्वास से कहा, त्रिशा, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? त्रिशा के पीले चेहरे पर हल्की लेकिन चौड़ी मुस्कान थी। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया? क्या एक क्रूर, हार्टलेस और दुष्ट लड़की द्वारा थप्पड़ खाना इतना सरप्राइजिंग है? रीमा ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपना आधा चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। त्रिशा, क्यों? तुम ऐसी क्यों हो गई? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी ना? रीमा के शब्द से दुख झलक रहा था, लेकिन उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन सामने कार में बैठे इंसान को देखकर वह अपना गुस्सा त्रिशा पर निकाल नहीं सकती थी। त्रिशा व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए बोली, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। रीमा, यह देखते हुए कि तुम पहले से ही कितनी मासूम और दयालु हो और मेरे बारे में काफी अच्छे तरीके से जानती हो, तो तुम्हें मेरे जैसी दुष्ट लड़की से परेशान नहीं होगी। इसलिए अगर मैं आपको फिर से थप्पड़ मारूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? त्रिशा ने इसके बारे में सोचा था। अपने पालन पोषण के लिए वह केवल सिंघानिया परिवार की कर्जदार थी, लेकिन वह रीमा की कर्जदार क्यों हो? उसने उसके लिए क्या किया है? सिवाय धोखे के उसे रीमा से कुछ नहीं मिला है। स्कूल में वह पूरे दिल से रीमा को अपना दोस्त मानती थी। उसने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। जन्मदिन की पार्टी के दौरान रीमा ने उसे बताया कि उसे सिर दर्द हो रहा है, इसलिए त्रिशा ने उसे अपने कमरे में आराम करने दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ रीमा की एक चाल थी, एक नाटक जिसमें वह बुरी तरीके से फंसने वाली है। कुछ ही समय बाद उसे कुछ भी पता चलने से पहले ही सिंघानिया परिवार से उसे बाहर निकाल दिया गया। उसे तो पता भी नहीं चला कि आखिर हुआ क्या था। साफ तौर पर लोगों ने मान लिया था कि त्रिशा पहले से ही जानती थी कि रीमा सिंघानिया परिवार की असली बेटी थी। इसलिए जब रीमा त्रिशा के कमरे में आराम कर रही थी तो उसने अपने कमरे में कोयला जलाकर उसमें कुछ केमिकल मिलाकर कमरे में फैला दिया और रीमा की हत्या करने के इरादे से उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। जाहिर सी बात थी, अगर सबको पता चल जाता कि रीमा सिंघानिया परिवार की असली बेटी थी तो वह त्रिशा को सिंघानिया परिवार से निकालकर रीमा को अपने पास रख लेते। और इसी बात का त्रिशा को डर था, इसलिए उसने रीमा को मारने का प्लान बनाया। त्रिशा इस न्यूज से बुरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी थी। आखिर कौन किसी को अपने ही बेडरूम में मारने की कोशिश करेगा? और उसके पास मौजूद सभी ऑप्शंस में से वह कोयला जलाने का ऑप्शंस क्यों चुनेगी? उन्होंने उसे इतना बेवकूफ समझा था। दुर्भाग्य से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मूर्खतापूर्ण लगता है, लोग फिर भी इस पर विश्वास करने को तैयार थे। कुछ लड़कियां विला के एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही थी, जिससे सामने से आ रही कार का भी रास्ता ब्लॉक हो गया। तुरंत कार की खिड़की नीचे खिसकने लगी और वहां खड़े लोगों ने कार में बैठे आदमियों में से एक आदमी को यह कहते हुए सुना,
तुम लोग यहाँ रास्ता क्यों रोक कर खड़े हुए हो? भीड़ में से एक लड़की ने तुरंत जवाब दिया। राहुल सर, त्रिशा एक पागल कुत्ते की तरह हो गई है। देखो, उसने मोना और रीमा को कितनी बुरी तरह मारा है। त्रिशा के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े शायद खींचातानी की वजह से ढीले पड़ गए थे। उसकी शर्ट के 2 बटन गायब थे, जिससे उसके ऊपर की बॉडी का कुछ हिस्सा रिवील होने लगा था और उस हिस्से में बने जख्म भी साफ तौर पर दिखाई देने लगे थे। त्रिशा इस हालत में बहुत लाचार और दयनीय लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उगते हुए सूरज की तरह दमक रहा था। उसके चेहरे पर तेज कहीं से भी कम नहीं हुआ था। वह इस हालत में भी खिले हुए गुलाब की तरह खूबसूरत लग रही थी। त्रिशा ने लड़की की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर ली और फिर एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए बोली, तब तो तुम्हें डरना चाहिए कि कहीं यह पागल कुत्ता तुम्हें काटकर मार ना डाले। त्रिशा ने राहुल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह उसके लिए बिल्कुल उस चांद की तरह था जिसे हम दूर से देख तो सकते हैं, पर कभी भी उसके दिल तक नहीं पहुंच सकते। वह 10 साल तक सीक्रेट रूप से उससे प्यार करती है, लेकिन त्रिशा ने कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। रायजादा परिवार का विला सिंघानिया परिवार के विला के कुछ दूर पर ही था। पास्ट में त्रिशा को अपने कमरे की खिड़की के पीछे खड़े होकर राहुल को उसकी कार में जाते हुए देखना अच्छा लगता था। राहुल की सिर्फ एक झलक पाने के लिए त्रिशा घंटों अपने कमरे के खिड़की पर इंतजार किया करती थी, लेकिन अब राहुल ने उसका सबसे बुरा रूप देख लिया था। त्रिशा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में प्रकाश की जो आखिरी उम्मीद बची हुआ थी, वह अब डार्कनेस में बदल गई है। राहुल ने त्रिशा को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। राहुल की आंखों में त्रिशा के लिए तिरस्कार के भाव थे, जैसे वह कोई यूजलेस चीज को देख रहा हो। एक नजर त्रिशा को देखने के बाद राहुल थोड़ा इम्पेशेंटली होते हुए कहा, एक तरफ हट जाओ और रास्ता रोकना बंद करो। रास्ते पर तमाशा क्यों कर रही? तुम्हें यह सब करना ही है तो कहीं और जाकर करो। दूसरों का समय अपने इस तमाशे में बर्बाद मत करो। जब त्रिशा ने राहुल की आंखों में अपने लिए नफरत के भाव देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कोई फांस धंस गई हो, और अब जब वह उसे निकालने की कोशिश कर रही थी तो उसे अपने गले में तेज दर्द होता हुआ सा महसूस हो रहा था। त्रिशा का दिल अचानक से असहनीय दर्द से तड़प उठा। वह अपनी नम आंखों से एक नजर राहुल की तरह देखा और फिर वह अपने खून से लथपथ पैरों को जमीन पर घसीटते हुए एक तरफ चली गई। राहुल की नजर में यह नजारा एक तमाशा के अलावा और कुछ नहीं था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। त्रिशा के साइड होते ही राहुल ने तुरंत अपनी कार की गियर में पांव डाला और स्पीड के साथ अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। जब राहुल चला गया तो रीमा के चेहरे पर जो दयनीय और दुख के भाव थे वह गायब हो गए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बगल की लड़कियों की ओर मीनिंगफुल नजरों से देखा। वे लड़कियां तुरंत रीमा के इरादे को समझ गई और त्रिशा की ओर भागी। यू बिच, हमें मार कर भागने की कोशिश कर रही हो? रुको, हम तुम्हें अभी बताते हैं। उन्होंने त्रिशा को पकड़ लिया और उसे फिर से मारने वाले थे। तभी एक जोरदार आवाज ने तुरंत उन सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे सभी तुरंत पीछे मुड़े। एक काली बेंटले सड़क के किनारे एक लाल पोर्श से टकरा गई थी। टक्कर इतना जोरदार था कि पोर्श का गेट टूटकर जमीन में गिर चुका था और कार काफी डैमेज हो चुकी थी। पोर्श रीमा की थी। सिंघानिया परिवार में लौटने के बाद उसके पेरेंट्स द्वारा दिया जाने वाला सबसे पहला गिफ्ट यह कार ही थी। उसने अभी तक उस पर अपनी लाइसेंस प्लेट भी नहीं लगाई थी। जब रीमा ने देखा कि उसकी कार का क्या हाल हो चुका है तो वह गुस्से से भर गई। रीमा का एक नौकर ब्लैक बेंटले की तरफ देखकर चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि यह कार किसकी है? बेंटले की विंडो धीरे नीचे हो गई और एक बेहद कोल्ड आवाज चारों तरफ गूंज गई। क्या यह कार तुम्हारी है? आवाज बहुत ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि बिना उस आदमी के चेहरे को देखे वहां खड़े लोगों के रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा हो गई। वह लड़कियां जो अभी त्रिशा को मारने के लिए उसके पास जा रही थी, वह अपने आप डर के मारे तुरंत साइड में जाकर खड़ी हो गई। वही त्रिशा जो अभी दर्द से कराह रही थी, इस ठंडी आवाज को सुनते ही उसकी आंखें एक भयानक डर से चौड़ी हो गई और उसका पूरा शरीर सबकॉन्शियस रूप से कांपने लगा। वह अपना सारा दर्द अचानक से भूल गई थी और उसका दर्द से कराहना कब का बंद हो गया था। त्रिशा इस आवाज को सुनते ही पहचान गई थी कि यह किसकी आवाज है।
भला वह इस डरावनी आवाज को अपने जीवन में कैसे भूल सकती है? हाँ, ये वही है, ये वही हो सकता है। त्रिशा अपने होठों पर धीरे से बड़बड़ाई। अभिमन्यु रायजादा, ये डेविल किंग यहाँ क्यों आ गया इस वक्त? इसे इसी वक्त क्यों यहाँ आना था? त्रिशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं कि जिस तरफ से वह ठंडी आवाज आई थी। आंखें कसकर बंद किए हुए त्रिशा इस वक्त किसी शुतुरमुर्ग की तरह लग रही थी, जो मुसीबत आने पर अपने सर को छिपा लेने के बाद सोचता है कि वह उस मुसीबत से बच गया है। त्रिशा ने कसकर अपनी आंखें इस तरह से बंद की थी जैसे उसकी आंखें बंद करने से वह डरावनी आवाज वाले इंसान से बच जाएगी। और सिर्फ त्रिशा का ऐसा हाल नहीं था, बल्कि वहां खड़ी रीमा का हाल भी त्रिशा से कुछ अलग नहीं था। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। जब रीमा ने गाड़ी चला रहे व्यक्ति को देखा तो वह डर से हांफने लगी। उसके मुंह से हकलाती हुई आवाज निकली, अभिमन्यु रायजादा। जब उसके नौकरों ने उस कार वाले आदमी का नाम सुना तो उन्होंने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। दिल्ली में हर कोई जानता था कि अभिमन्यु रायजादा कौन है। दिल्ली में ही नहीं, पूरे एशिया में अभिमन्यु के क्रुएलिटी और रूथलेसनेस की खबरें आम थीं। सब इस हार्टलेस कहे जाने वाले अभिमन्यु रायजादा को काफी अच्छे से जानते थे, या यूं कहें कि सिर्फ उसके नाम के खौफ से डर से कांपने लगते थे। अभिमन्यु रायजादा दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर और क्रूएल डेविल कहे जाने वाला इंसान, जिसके पीछे दिल्ली की सारी लड़कियां पागल थीं। हालांकि उसके निर्दय होने के किस्से काफी आम थे, पर इससे लड़कियों की अभिमन्यु के लिए दीवानगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अभिमन्यु के हैंडसम चेहरे और उसके शानदार पर्सनैलिटी की दीवानी थी। हाँ, यह अलग बात थी कि वह उसे केवल दूर से ही देखने और उसे पाने की इच्छा रख सकती थी। उसके पास जाने की हिम्मत कभी भी किसी भी लड़की की नहीं हुई, और जिसकी भी हुई वह दोबारा फिर कभी दिल्ली शहर में दिखाई भी नहीं दी। रायजादा परिवार का सबसे छोटा बेटा अभिमन्यु रायजादा, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक, कसा हुआ शरीर जिससे उसके 6 पैक एब्स शर्ट के ऊपर से ही नजर आते थे, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसका चेहरा हमेशा ही पत्थर की तरह कठोर और आंखें बेहद सर्द, इतनी कि वह अपने देखने मात्र से लोगों की शरीर में कंपन पैदा कर सकता था। कहने के लिए अभिमन्यु रायजादा राहुल के सबसे छोटे अंकल थे, लेकिन दोनों की ही पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर था। कहाँ राहुल मनमौजी और फ्लर्टी इंसान था, वही अभिमन्यु सख्त, क्रूएल और एरोगेंट इंसान था। राहुल कभी भी चीजों की परवाह नहीं करता था, वह वही करता था जो उसका मन करता था। पर अभिमन्यु की पर्सनैलिटी बहुत टॉक्सिक थी। दुनिया के लिए तो वह एक बिजनेस टाइकून रायजादा कॉर्पोरेशन का सीईओ था, लेकिन उसकी कुछ और भी हिडन आइडेंटिटी थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर अभिमन्यु रायजादा करता क्या है, जो वह इतनी जल्दी सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंच गया। क्योंकि बिजनेस तो वह भी करते थे, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में उस ऊंचाई को नहीं छुआ था जहां इस वक्त अभिमन्यु खड़ा हुआ है। अभिमन्यु ने अपनी तीखी नजरों से लड़कियों की ओर देखा और पूछा, यह कार किसकी है? रीमा ने तुरंत जवाब दिया, यह कार मेरी है, पर कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आपने यह सब जानबूझकर नहीं किया होगा। मैं इसे बाद में ठीक करवा लूंगी आपको। रीमा को देखते हुए अभिमन्यु के होंठ ऊपर की ओर मुड़े गए थे। उसने रीमा को बीच में काटते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आई एम सॉरी, पर मैंने जानबूझकर ही ऐसा किया है। रीमा और बाकी सब जो उसके पीछे खड़े थे वह शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने अभिमन्यु को डायरेक्टली एक्सीडेंट को खुद से एडमिट करते हुए सुना। पर वह अभिमन्यु रायजादा था। भला किसकी हिम्मत थी कि उसे कोई कुछ कह सके? वह जो चाहे वह कर सकता था, और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि वह उसे रोक सके। वह एक्सीडेंट कर सकता था, चाहे तो वह कार को पूरी तरह से उनके सामने ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, और वह सब केवल देखने के अलावा एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु अपनी तिखी नजरों को सिकोड़ कर उन लोगों की तरफ देखा और फिर अपनी बेहद कोल्ड आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोक कर रखा है। क्या तुम लोग जानते हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? रीमा को अचानक आसपास का तापमान गिरता हुआ सा महसूस हुआ। वह हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ, आपका रास्ता रोकना हमारी गलती है। हमें ऐसे आपके रास्ते के बीच में। रीमा को बीच में काटते हुए एक बार फिर अभिमन्यु की सर्द आवाज वहां चारों तरफ गूंज गई, अंदर आओ। रीमा चौंक गई। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अभिमन्यु ने कहा क्या, लेकिन जल्द ही वह एक्साइटमेंट से लगभग उछल ही पड़ी थी। वह अपनी खुशी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी।
क्या सच में अभिमन्यु रायजादा ने उसे अपनी कार में बैठने के लिए इनवाइट किया है? यह तो किसी सपने की हकीकत होने जैसा था। भला कितनों को मौका मिला है अभिमन्यु रायजादा के साथ उसकी पैसेंजर सीट पर बैठने का? उनके नाम मुश्किल से गिनती में ही होंगे जिन्हें अभिमन्यु रायजादा ने खुद अप्रोच किया हो। तो क्या वह उन लकी पर्सन में आती है जिसे अभिमन्यु रायजादा थोड़ी अहमियत देता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वह सच में इस दुनिया की सबसे लकी लड़की है, वरना सब लोग जानते थे कि अभिमन्यु जिसे पसंद नहीं करता उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। जब रीमा ने पलटकर अपने सबॉर्डिनेट्स और बाकी खड़े लोगों की आंखों में आश्चर्य और ईर्ष्या के भाव देखे तो उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन ने रीमा के घमंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। रीमा ने घमंड से धीरे से अपना सिर उठाया और खूबसूरती से कार के पास पहुंची। अभिमन्यु, मैं सच में आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी मदद करने के बारे में सोचा, रीमा ने शर्माते हुए कहा। उसने शर्माते हुए कार की डोर को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, रीमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी भरकर उड़ेल दी हो। उसने अभिमन्यु को सर्द आवाज में यह कहते हुए सुना, त्रिशा, तुमने केवल अपने पैरों को चोट पहुंचाई है या फिर अपने कानों को भी चोट पहुंचा ली है जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। रीमा का सुंदर चेहरा अचानक से गुस्से से लाल हो गया। उसने पलटकर त्रिशा की ओर देखा, जो शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। त्रिशा को देखते हुए रीमा की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसके चेहरे पर त्रिशा के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगी। अभिमन्यु ने उसे नहीं बल्कि इस बिच त्रिशा को बुलाया था। उसने इस त्रिशा को इनवाइट किया था अपने साथ बैठने के लिए। पर क्यों? अभिमन्यु ने इस बिच को क्यों अप्रोच किया है? रीमा ने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी अपने होठों को काटते हुए उसका सुंदर चेहरा असीम गुस्से और जेलसी को एक्सपोजे कर रहा था। अगर वह कोई और होता तो शायद उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह लड़की त्रिशा ही क्यों होनी थी? वह अभिमन्यु के साथ इस दुष्ट त्रिशा को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभिमन्यु के होते त्रिशा को कुछ कहने या करने की हिम्मत वह नहीं कर सकती थी। रीमा ने अपनी नफरत भरी निगाहों से त्रिशा को घूरा। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। इंटेंस जेलसी ने उसके दिल को बुरी तरीके से जकड़ लिया था और अब उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा था। वही त्रिशा को पता था कि अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वह अपने डर को कंट्रोल करते हुए पलटी और धीमी आवाज में हकलाते हुए बोली, मैं नहीं, मैं कैसे? दोपहर का समय था। सूरज की तीखी किरणें सीधे त्रिशा की आंखों पर पड़ रही थी, जिससे वह अपनी आंखों को ठीक से खुला नहीं रख पा रही थी। जब त्रिशा ने कार की विंडो से उस आदमी को देखा तो उसने सबकॉन्शियस रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु की सर्द नजरें इस वक्त उसी पर टिकी हुई थी, जिसे त्रिशा ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने आप उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद त्रिशा ने अपनी आंखें खोली और अभिमन्यु की आंखों में देखा। ऐसी कोल्ड आंखें जिन्हें देखने के बाद कोई भी इंसान चाहकर भी ना भूल पाए। अभिमन्यु की आंखें आकाश गंगा में चंद्रमा की तरह थीं, चमकदार मगर बर्फ की घाटी की तरह ठंडी। त्रिशा ने अभिमन्यु की आंखें देखने के बाद उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मन के शब्दों को मन में ही निगल लिया और कहा, नहीं, मतलब मैं अभी आ रही हूँ। त्रिशा उतने ही वर्षों से अभिमन्यु रायजादा से डरती आ रही है जितने वर्षों से वह राहुल से सीक्रेट रूप से प्यार करती आ रही थी। वह अभिमन्यु रायजादा से इतना डरती थी कि उसकी आवाज सुनते ही वह कांप उठती थी। त्रिशा ने कई बार यह सुना था कि रायजादा परिवार का तीसरा बेटा बहुत ही जेंटलमैन और ऑनेस्ट पर्सन था। त्रिशा उन सभी कमेंट्स का उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह लोग सिर्फ अंधे ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी है। भला ऐसे पत्थर दिल इंसान को जेंटलमैन और ऑनेस्ट इंसान कैसे कहा जा सकता है? सच में दुनिया में चापलूसों की कमी नहीं है। त्रिशा को अभिमन्यु की तरफ जाते देख रीमा गुस्से से कांप उठी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी त्रिशा को पकड़कर उसका सर जोर से जमीन पर पटक दे, जिससे उसका यह सुंदर चेहरा खराब हो जाए। फिर मैं देखती हूँ कि वह अभिमन्यु और बाकी मर्दों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करती है। वह हमेशा त्रिशा से नफरत करती थी, लेकिन उसने कभी भी उससे उतनी नफरत नहीं की जितनी अब करती है। रीमा ने मन में सोचा, ये पहले से ही एक निहायती गिरी हुई बिच है। इसने द डेविल किंग अभिमन्यु रायजादा का ध्यान कैसे आकर्षित किया?
सभी जानते थे कि रायजादा परिवार कितना सम्माननीय था और अभिमन्यु रायजादा एक परफेक्ट चार्मिंग प्रिंस जिसका सपना दुनिया की हर एक लड़की देखती है। अभिमन्यु सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है जो वह इस गिरी हुई लड़की को इतना अटेंशन दे रहा है। ये दुष्ट त्रिशा क्या सोच रही है? वह है कौन? वह सिर्फ एक घृणित बेवकूफ लड़की है जिसने सिंघानिया परिवार की बेटी के रूप में उसकी पहचान चुरा ली थी। रीमा